साथियों, आप सभी को नमस्कार। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी ये केमिस्ट्री की 5वीं क्लास है, जिसमें कई इंपॉर्टेंट सेगमेंट को हम डिस्कस करेंगे। क्लास आज आपकी थोड़ी-सी लंबी भी होगी, लेकिन महत्वपूर्ण है। एक बार जान लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो बहुलीकरण के बारे में जानेंगे, पॉलीमराइज़ेशन, फिर प्लास्टिक 2 प्रकार के हम जानते होते हैं, एक नेचुरल प्लास्टिक और दूसरा सिंथेटिक प्लास्टिक। तो उन प्लास्टिकों के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट रबर के बारे में देखेंगे, रबर जिसमें नेचुरल और सिंथेटिक दोनों प्रकार के रबर को पढ़ेंगे और फाइबर जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसको भी हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। इतना पढ़ने के बाद में धातु और उनके अयस्कों को देखेंगे, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वहाँ से भी मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। धातु और उनके अयस्क, धातु अयस्कों को पढ़ने के बाद में ही आज की क्लास में हम कुछ मिश्र धातुएं देखेंगे, जो कई एलिमेंट्स को मिला के बनती हैं, जैसे पीतल, तांबा, कांसा, जर्मन सिल्वर। तो इन धातुओं को बनाने के लिए कौन से अन्य घटकों को मिलाकर बनाया जाता है, उनका कहाँ पर उपयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज की ही क्लास में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ अन्य इंपॉर्टेंट हम फैक्ट देखेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन इतना पढ़ने के बाद में हम कुछ मानव निर्मित पदार्थों के बारे में जानेंगे, जैसे डायनामाइट, ट्राइनाइट्रोटाइलवीन जो होता है, आरडीएक्स, बारूद, साबुन कैसे बनता है। देन सीमेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। फर्टिलाइजर के बारे में देखेंगे, उर्वरकों के प्रकार देखेंगे और कैसे बनाए जाते हैं। कांच कांच के कौन से घटक होते हैं, सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो पूछी जाती है। तो कई सारे सेगमेंट पर डिस्कस करेंगे। क्लासेज हमारी आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होती हैं और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे इस 70 बीपीएससी डेडिकेटेड संकल्प बैच से जुड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग 70 बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों की। क्लासेज यूट्यूब पर अवेलेबल होती है, पीडीएफ आपको हमारे इस पेड ग्रुप में प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिसकी फीस केवल 499 है। इसके बारे में आप अधिक जानकारी लेने के लिए 6306473800 पर कॉल या मैसेज करके जान सकते हैं। चलिए क्लास को अपनी अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुलीकरण के बारे में जान लेते हैं। बहुलीकरण क्या है? तो ये एक प्रकार की रिएक्शन होती है, एक प्रकार की अभिक्रिया है। जब एक ही यौगिक के 2 अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं, तब इस अभिक्रिया को ही हम बहुलीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए एसिटिलीन, जिसका केमिकल फार्मूला होता है C2H2। इस C2H2 को आप लाल तप्त तांबे की नली में जब प्रवाहित करेंगे, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? बेंजीन। फार्मूला होता है C6H6। तो यहाँ पर देख रहे हैं, एक ही यौगिक के 2 या अधिक अणु आपस में मिलकर एक बड़ा अणु बना रहे हैं। C2H2 क्या बन रहा है? बेंजीन बन रहा है, C6H6, राइट। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है, ये बहुलीकरण का ही रिएक्शन है, बहुलीकरण रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है बहुलीकरण। अब इसमें एक चीज याद रखना है कि बहुलीकरण अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट्स होता है, यानी जो यौगिक इस अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको कहते हैं मोनोमर, और जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसको क्या कहते हैं? पॉलीमर, यानी बहुलक कहते हैं। तो एसिटिलीन इस बहुलीकरण अभिक्रिया में क्या है? मोनोमर है, और जो प्रोडक्ट है यहाँ पर बेंजीन जो तैयार हुआ है, ये क्या होगा? पॉलीमर, यानी बहुलक होगा। अब बहुलीकरण की विशेषताएं क्या होंगी? तो इसमें एक ही यौगिक के अणु परस्पर संयोग कर रहे हैं, जैसा कि इस रिएक्शन को हम देखकर जान पा रहे होंगे। किसी भी अणु का यहाँ पर कोई निष्कर्षण नहीं होता है। बहुलक का अणुभार मूल यौगिक के अणुभार का गुणक होता है, हम देख पा रहे हैं। और कई विशेषताएं होती हैं, जैसे जल आदि के छोटे अणु इसमें मुक्त नहीं होते हैं, एक ही प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं, और कार्बन परमाणु में आप देख रहे हैं कोई नया बंध नहीं बनता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं बहुलीकरण अभिक्रिया की। अब प्राकृतिक बहुलक और कुछ सिंथेटिक बहुलक होते हैं। प्राकृतिक बहुलक के जो उदाहरण हैं, उसमें आप देखेंगे स्टार्च और सेलुलोज। ये आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। स्टार्च और सेलुलोज किसके एग्जाम्पल हैं? ये प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं, स्टार्च और सेलुलोज। कुछ हम लोग पॉलीमर देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर के बारे में देख लेते हैं। पॉलीमर में जैसे आप पॉलीथीन देखते हैं, ये भी पॉलीमर का ही एग्जाम्पल है। और पॉलीस्टाइरीन, जिससे आप रेडियो और टेलीविजन के कैबिनेट बनाते हैं। पॉलीप्रोपलाइन, जो कि ट्यूब बनाने में जिसका इस्तेमाल करते हैं, ये सभी पॉलीमर यानी बहुलक के एग्जाम्पल हैं। टेफ्लॉन आप जानते हैं, नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन बनाने में टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। और टेफ्लॉन जो है वो फ्लोरीनी युक्त होता है, फ्लोरीनी युक्त बहुलक होता है। अक्सर पूछा जाता है टेफ्लॉन के बारे में, तो याद रखिएगा टेफ्लॉन एक पॉलीमर है, जिसका उपयोग हम नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन बनाने में यूज करते हैं। और ये फ्लोरीनी युक्त जो है, फ्लोरीनी युक्त बहुलक है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम पीवीसी कहते हैं, पीवीसी आप जानते हैं केबल बनाने में इसका यूज होता है। टेरेलिन, नायलॉन, इनका उपयोग आप वस्त्र बनाने में करते हैं। मेलामाइन, ये अग्नि प्रतिरोधी प्लास्टिक होता है, फायर कर्मचारियों के परिधान बनाने में, यानी मेलामाइन का उपयोग जो है अग्निरोधी, फायर कर्मचारी मतलब क्या होता है? अग्निरोधी वस्त्र बनाने में जो है हम मेलामाइन का यूज करते हैं। मेलामाइन प्लास्टिक की उसके ऊपर परत चढ़ी होती है, जो अग्निरोधी कपड़े होते हैं, राइट। बहुलक के बारे में हमने देख लिया है। अब आगे देखते हैं प्लास्टिक के संबंध में।
प्लास्टिक आप जानते हैं दो प्रकार की होगी, एक तो नेचुरल प्लास्टिक, दूसरी होगी सिंथेटिक प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो नेचुरल प्लास्टिक होगी उसका एग्जाम्पल आप लाह देखेंगे। लाह अगर शादी बरातियों में आप लोग गांव में रहते होंगे तो वहां पर चूड़ी पहनाने वाली एक महिला आती है, लाल कलर की वो चूड़ी पहनाती है, उसको आग में जलाते हैं और फिर उसको पहना के जो है फिर आग में करके जोड़ दिया जाता है। तो जो लाह की चूड़ियाँ उनको कहते हैं। और वे चूड़ियाँ कैसे होती हैं? वो चूड़ियाँ जो हैं वो नेचुरल प्लास्टिक लाह से बनी होती हैं, राइट। तो ये नेचुरल प्लास्टिक का उदाहरण है लाह, इस बात को आप याद रखिएगा। रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, ये दोनों सिंथेटिक प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं, जैसे थर्मोप्लास्टिक और दूसरी होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या बेसिक डिफरेंट होता है? तो जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनको गर्म करने पर मुलायम और ठंडा हो जाते हैं, और गर्म करने पर जब मुलायम और ठंडा होते हैं तो वो कठोर हो जाते हैं। जैसे आप पॉलीथीन देखते होंगे, पीवीसी देखते होंगे, नायलॉन, टेफ्लॉन या पॉलीस्टाइरीन। पॉलीथीन को आप अगर गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या हो जाएगा? वो मुलायम हो जाएगा, और जैसे ही उसको ठंडा करेंगे तो क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। तो ऐसी प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, और ये प्रक्रिया आप हर बार देखी जाएगी। यानी जैसे ही आपने प्लास्टिक को गर्म किया वो मुलायम हो गया, जैसे ठंडा हुआ कठोर हो गया, फिर से उसको आप गर्म करेंगे फिर से वो मुलायम हो जाएगा और ठंडा होने पर कठोर हो जाएगा। ऐसी प्लास्टिकें थर्मोप्लास्टिक कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देख ही लिया, पॉलीथीन, पीवीसी, ये सभी इसके एग्जाम्पल होंगे। तो गर्म करने पर मुलायम, ठंडा करने पर कठोर हो जाती है थर्मोप्लास्टिक, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं थर्मोप्लास्टिक के। और इनका जो है हम बार बार यूज कर सकते हैं, रिसाइकल करके हम इनका यूज कर सकते हैं। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, यह वह प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है और इसे जो है इच्छित आकार में ढाल लिया जाता है। इसे पुनः गर्म करके मुलायम नहीं किया जा सकता है। यानी कुछ ऐसे प्लास्टिक होंगे जिनको केवल एक बार गर्म करेंगे तो वो मुलायम होगा, केवल एक बार गर्म करेंगे तो मुलायम होगा, और जब मुलायम हो जाता है तो हम उसको एक इच्छित आकार में ढाल देते हैं, और देन अगर उसको हम दोबारा गर्म करेंगे तो फिर वो प्लास्टिक मुलायम नहीं होगा। वैसे ही प्लास्टिकों को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, यानी एक बार सेटिंग होगी तो फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसमें एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलामाइन का। बेकेलाइट और जो मेलामाइन होता है बेसिकली थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। बेकेलाइट के बारे में नीचे देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। बेकेलाइट या फिनाइल और फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो बेकेलाइट कैसे प्राप्त होगा? बेकेलाइट जो फिनाइल और फॉर्मल्डिहाइड होता है उसको जब आप गर्म करेंगे तब आपको बेकेलाइट प्राप्त होगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, राइट। अब जो बेकेलाइट होता है ये विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। ये जो प्लास्टिक होता है इसमें ना तो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है ना तो उष्मा। इसलिए आप देखते हैं जो खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं उनके जो हैंडल होते हैं, जैसे कुकर आप देखते होंगे, कुकर में जो आप ब्लैक प्लास्टिक देखते हैं ना हैंडल के पास लगी होती है, वो बेसिकली बेकेलाइट की लगी होती है, बेकेलाइट प्लास्टिक होता है वो। उसी तरीके से जो आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जो स्विच बटन देखते हैं वो भी बेकेलाइट के ही बने होते हैं, क्योंकि इनमें विद्युत और उष्मा प्रवाहित नहीं होती है। इसलिए पूरा कुकर तो गर्म रहेगा, लेकिन जो आप हैंडल पकड़े होते हैं वो देखते हैं बिल्कुल वही नॉर्मल रहता है, उसमें जो है उस उष्मा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उष्मा का कुचालक होने के कारण, विद्युत का कुचालक होने के कारण खाना पकाने के बर्तनों के हैंडलों में, इलेक्ट्रिक स्विच जैसे उपकरणों में इस बेकेलाइट प्लास्टिक का यूज किया जाता है। ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। फिनाइल और फॉर्मल्डिहाइड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आपको बेकेलाइट प्लास्टिक मिलती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक अन्य एग्जाम्पल भी है जो मेलामाइन है। मेलामाइन के बारे में भी हमने बताया था, अग्नि प्रतिरोधी कपड़े बनाने में जो है मेलामाइन प्लास्टिक का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम अब रबर के बारे में देखेंगे। रबड़ भी दो प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल रबड़, दूसरा होता है सिंथेटिक यानी संश्लेषित रबड़, जो आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ का एग्जाम्पल याद रखिएगा, आइसोप्रीन, ये प्राकृतिक रबर का उदाहरण है, याद रखिएगा। और रबर क्या है? रबर एक प्रकार की क्या है? प्लास्टिक ही है, राइट, प्लास्टिक ही है। तो इस तरीके से जो आइसोप्रोपीन होगा ये क्या होगा? ये नेचुरल प्लास्टिक यानी प्राकृतिक प्लास्टिक का एग्जाम्पल होगा। तो आइसोप्रोपीन का बहुलक होता है या थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब एक बार गर्म करेंगे मुलायम होगा, फिर ठंडा करने पर कठोर हो जाएगा, फिर से आप उसको जो है गर्म करेंगे तो मुलायम हो जाएगा। तो ये थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है प्राकृतिक रबड़, आइसोप्रोपीन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी सिंथेटिक रबड़ नहीं है, और उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और एक ऑप्शन दिया जाता है आइसोप्रोपीन। वही आपका क्या होता है? सही उत्तर होता है, क्योंकि आइसोप्रीन जो होता है वो प्राकृतिक रबर का उदाहरण है, वो प्राकृतिक रबर का उदाहरण है। ये जो आइसोप्रीन होता है ये एक विशिष्ट जाति के वृक्ष से निकले दूध से बनाया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। एक प्रकार का ये बहुलक है, एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक का ये एग्जाम्पल है।
एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं इसमें वल्कनीकरण की, वल्कनाइजेशन का एक हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। इसके बाद रबड़ एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इसका उपयोग हम दस्ताना और रबड़ बैंड आदि बनाने में करते हैं। तो जो आप प्लास्टिक के दस्ताने, रबड़ बैंड वगैरह देखते हैं, ये बेसिकली वल्कनाइजेशन का एग्जाम्पल होता है, जहाँ पर हम नेचुरल रबड़ में जो है सल्फर मिलाकर जो है गर्म करते हैं। तो जब आप नेचुरल रबड़ में सल्फर मिलाकर गर्म करते हैं तो ये अभिक्रिया वल्कनाइजेशन कहलाती है। और इस अभिक्रिया के बाद जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, उस प्रोडक्ट से हम एक निश्चित आकार के जो है रबड़ के उपकरण जो है हम बना पाते हैं, जैसे दस्ताने, रबड़ बैंड आदि। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा जाता है। रबड़ आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस में घुल जाता है। प्राकृतिक रबड़ अपनी काफ़ी मुलायम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, तब इसका प्रयोग हम ट्यूब, टायर आदि बनाने में करते हैं। तो जो नेचुरल रबड़ होता है वो काफ़ी मुलायम होता है, लेकिन आप रबड़ जैसे टायर और ट्यूब के जो रबड़ देखते हैं वो कठोर देखते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इस रबड़ में कार्बन मिला दिया जाता है। तो कार्बन बेसिकली जब हम स्टील पढ़ेंगे वहां भी देखेंगे, स्टील में जो कार्बन मिलाया जाता है वो बेसिकली क्या करता है, स्टील को कठोर बनाता है। तो कार्बन जब किसी प्रोडक्ट में मिलाया जाएगा तो उस प्रोडक्ट की कठोरता को बढ़ाता है, और वही काम ये रबर में भी करता है। नेचुरल रबर जो कि मुलायम होती है और इसमें कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन मिलाया जाता है, और तब उसके बाद आप रबर के ट्यूब, टैब आदि जो है बनाते हैं, राइट। सिंथेटिक रबर यानी जो संश्लिष्ट रबर होते हैं, ये बेसिकली ऐसे रबर होते हैं जो आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। सिंथेटिक रबर के कई एग्जांपल हैं, जैसे नियोप्रीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, थायोकाल, ये सभी सिंथेटिक रबर के एग्जांपल हैं। नियोप्रीन के बारे में देख लीजिए, 2 क्लोरो ब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से ये बनाया जाता है। इसके उपयोग इंसुलेटिंग मटेरियल बनाने में। इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होते हैं, वैसे सामग्री जो शोर शराबा यानी जो ध्वनि होती है, शोर शराबा, ध्वनि और गर्मी, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी के संचरण को क्या करे, रिड्यूस करती हो, वे सामग्री सभी इंसुलेटिंग सामग्री कहलाती हैं। तो नियोप्रीन का उपयोग भी हम इंसुलेटिंग मटेरियल को बनाने में करते हैं। इलेक्ट्रिक केबल बनाने में भी इसका यूज करते हैं। कन्वेयर बेल्ट बनाने में हम नियोप्रीन रबड़ का यूज करते हैं। कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट में बेसिकली आप देखते हैं कि सामग्रियों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए इस तरीके का यूज करते हैं। कोयला खदानों में कभी आपने देखा होगा कि श्रमिक इस तरीके की बेल्ट का यूज करके नीचे उतरते हैं और वहां से कोयले को निकाल कर जो है फिर उस बेल्ट से जुड़ी सामग्री में रख देते हैं और फिर से उसको ऊपर खींच लिया जाता है। इसमें एक मोटर लगी होती है जो इस बेल्ट को जो है आगे पीछे लेकर जाती है। तो कन्वेयर बेल्ट और इलेक्ट्रिक केबल, इंसुलेटिंग मटेरियल बनाने में हम इस नियोप्रीन रबर का यूज करते हैं। ये काफी मजबूत रबर मानी जाती है नियोप्रीन, राइट। आगे देखते हैं थायोकाल, जो सिंथेटिक रबर का नेक्स्ट एग्जांपल है। डाइक्लोरोइथेन को पॉलीसल्फाइड की प्रक्रिया से इसे बनाया जाता है। थायोकाल रबर को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका उपयोग, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो थायोकाल रबर को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसको बनाया कैसे जाता है, तो डाइक्लोरो एथेन को पॉलीसल्फाइड के साथ जो है हम प्रतिक्रिया कराकर इसको बनाते हैं। इसके अलावा भी एग्जाम्पल हैं सिंथेटिक रबर के, जिसमें बूना रबर देखते हैं, बुटाइल रबर देखते हैं, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, ये सभी सिंथेटिक रबर के ही एग्जाम्पल हैं। फाइबर यानी रेशे के बारे में जान लेते हैं। रेशा या फाइबर क्या होता है, तो किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ से बने जो पतले तंतु होते हैं। कोई प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ है जिसमें आप पतले पतले तंतु, फिलामेंट्स देखते हैं, वही बेसिकली क्या कहलाते हैं, रेशे या फाइबर कहलाते हैं। रेशे या फाइबर के जो एग्जाम्पल हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आप देखते हैं नायलॉन। नायलॉन एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन हो गया, रेयान हो गया। इसी में आप देखते हैं कार्बन फाइबर, पॉलीएमाइड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलीएमाइड जिसको हम केवलार कहते हैं, केवलार एक पॉलीएमाइड ही है, और जिसका उपयोग हम बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में करते हैं, और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो नायलॉन के बारे में पहले देख लेते हैं। नायलॉन जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है, बहुलीकरण प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है, आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है, सिंथेटिक फाइबर है, याद रखिएगा नायलॉन के बारे में। नायलॉन मानव द्वारा संश्लेषित किया गया ये पहला रेशा था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग हम मछली पकड़ने की जो जाल होते हैं उनकी रस्सियों को बनाने में करते हैं, पैरासूट के कपड़ा बनाने में, टायर, दांत जो आप घिसते हैं उसके ब्रुश बनाने में, पर्वतारोहण के लिए जो रस्सियाँ होती हैं उनको बनाने में जो है हम इस तरीके के नायलॉन फाइबर का यूज करते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाता है। आगे रेयान देखते हैं। रेयान जो कि एक ये भी सिंथेटिक फाइबर है, सेलुलोज से बने ये
सिंथेटिक फाइबर होते हैं और इनका उपयोग कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में यूज करते हैं। कालीन आप जानते होंगे, जो मैट होती हैं फर्श में डाली जाती हैं, तो उनको बनाने में भी हम इस्तेमाल करते हैं। कपड़ा बनाने में इस तरीके के सेल्यूलोज से बने सिंथेटिक फाइबर का यूज करते हैं, जिसका नाम क्या है, रेयान, राइट। पॉलीएस्टर क्या होते हैं? पॉलीएस्टर भी एक प्रकार के फाइबर हैं। अग्निशामन में प्रयुक्त जो है हौज पाइप बनाने में इनका यूज करते हैं पॉलीएस्टर का। कार्बन फाइबर, कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला से बने फाइबर होते हैं। इनका संक्षारण नहीं होता है, यानी अगर कार्बन फाइबर बन जाता है तो ये जो है संक्षारित नहीं होते हैं, यानी पानी यानी नमी हो और वायु की उपस्थिति में जो है इनका संचरण नहीं होगा, ये नष्ट नहीं होंगे कार्बन फाइबर, राइट। हमने आपको पॉलीएमाइड केवलार के बारे में बताया था, जो कि एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है। इस पॉलीएमाइड या केवलार का यूज हम बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में करते हैं। इसके अलावा एक लेक्सॉन भी होता है, तो लेक्सॉन और केवलार का उपयोग हम बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में करते हैं। कई बार पूछा जा चुका है, बुलेट प्रूफ जैकेट या अन्य कोई बुलेट प्रूफ वस्तुओं होगी तो उसको बनाने में हम केवलार, जिसे हम पॉलीएमाइड भी कहते हैं, और लेक्सॉन का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। अब हम प्रमुख धातुएं और उनके अयस्क देख लेते हैं। अच्छा, अयस्क क्या होता है? तो अयस्क आपका रॉक सिस्टम का ही हिस्सा होता है। ये ऐसी चट्टानें होती हैं जिसमें महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण धातुएं जो हैं उपस्थित होती हैं। बाद में इन अयस्कों का निष्कर्षण करके हम धातुओं और खनिजों को प्राप्त करते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ धातुएं और उनके अयस्क। जैसे सोडियम, जो कि एक धातु है, इनके अयस्क क्या होंगे? तो चिली साल्ट पीटर, टोना, बोरेक्स, साधारण नियम, ये सभी सोडियम के अयस्क हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के अगर आप अयस्क देखेंगे तो बॉक्साइट, कोरंडम, Al2O3, और इसमें हम नीलम और मणिक को भी देखते हैं। नीलम और मणिक, जिसका फॉर्मूला Al2O3 होता है। तो नीलम, मणिक, कोरंडम, बॉक्साइड, फेल्सपार, क्रायोलाइट, कायोलिन, ये सभी एल्युमिनियम के अयस्क हैं। पोटेशियम के अगर आप अयस्क देखेंगे तो नाइटर और कार्नेलाइट, ये पोटेशियम के अयस्क हैं। प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इनको तो भाई याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको कुछ समझने वाली चीजें हैं। आपको पढ़ना है, एक दो बार रिवाइज करना है, ताकि आपको जो है अच्छे से याद हो जाए। तो पोटेशियम के खनिज नाइटर और कार्नेलाइट है। मैग्नीशियम के अगर आप खनिज देखेंगे तो मैग्नेसाइट है, डोलामाइट है, इप्सम लवण है, कीसेराइट है, कार्नेलाइट। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो कार्नेलाइट है, कार्नेलाइट पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का ही अयस्क है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, राइट। मैग्नीशियम सिलिकेट, जिसको हम टाल्क या सोप स्टोन कहते हैं, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है टाल्क या सोप स्टोन के बारे में, तो ये क्या है? एक प्रकार का मैग्नीशियम सिलिकेट नामक अयस्क है, मैग्नीशियम सिलिकेट, जिसको हम टाल्क या सोप स्टोन कहते हैं, राइट। कैल्शियम, कैल्शियम के अयस्क आप देखेंगे तो डोलामाइट हो गया, कैलेसाइट हो गया, जिप्सम, लाइमस्टोन, ये सभी क्या है? कैल्शियम के अयस्क हैं। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 × 2H2O, और एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 × ½ H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, और जो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है उसको कहते हैं हम जिप्सम। तो जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला CaSO4 × 2H2O होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो CaSO4 × ½ H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये कैल्शियम के कुछ अयस्क हो गए, डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, लाइमस्टोन। कॉपर के बारे में देखते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्यूप्राइट Cu2O, कॉपर पायराइट CuFeS2, Cu2S यानी कॉपर ग्लांस, एजुराइट, ये सभी कॉपर के प्रमुख अयस्क हैं, क्यूप्राइट, कॉपर पायराइट और एजुराइट। टिन का अगर आप अयस्क देखेंगे तो वो कैसिटेराइट है। लेड का देखेंगे तो गैलना है। एंटीमनी का स्टपनाइट है। कैडमियम का ग्रीनोकाइट है। लोहे वाले आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट और कैल्कोपाइराइट, ये सभी लोहे के प्रमुख अयस्क हैं। सोने के बारे में देख लीजिए तो सिल्वेनाइट और काल्वेराइट, ये सोने के प्रमुख अयस्क हैं। सिल्वर के रूबी सिल्वर और हार्न सिल्वर, ये चांदी यानी सिल्वर के प्रमुख अयस्क हैं। जिंक में आप देखेंगे तो जिंक ब्लेड। कैलेमाइन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कैलेमाइन आपसे पूछा जाता है, कैलेमाइन किसका अयस्क है? तो ये जिंक तत्व का है, राइट। जिंक का अयस्क क्या है? कैलेमाइन है। इसके अलावा जिंक ब्लेड और जिंकाइट भी है। तो जिंक तो ये समझ ही जाएंगे। कैलेमाइन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। पारा Hg, इसका अयस्क है सिनेबार, राइट, ये भी आपसे पूछा जाता है। सिनेबार, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है HgS, किसका अयस्क है? तो पारे का। कोबाल्ट, कोबाल्ट भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्मेल्टाइट किसका अयस्क है? कोबाल्ट का। कोबाल्ट का अगर आपको प्रमुख भंडारण देखना होगा तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जहां पर आप देखेंगे किंशासा की खान है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, यहाँ पर आपको कोबाल्ट के
भंडार देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर जो कोबाल्ट होता है उसका हिस्सा आपको तांबे और निकेल की खदानों में एक बाई प्रोडक्ट के रूप में ये प्राप्त होता है। तो तांबा और निकेल की खदानों में सामान्यतः कोबाल्ट जो है एक बाई प्रोडक्ट उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। कोबाल्ट का प्रमुख अयस्क क्या है? तो स्मेल्टाइट। निकेल का अयस्क है मिलेराइट। क्रोमियम का है क्रोमाइट। मैग्नीज का आपसे पूछा जाता है तो पायरोल्यूसाइट और मैग्नेटाइट, ये मैग्नीज के अयस्क हैं। यूरेनियम, यूरेनियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कार्नेटाइट और पिच ब्लैड। पिच ब्लैड सबसे इंपॉर्टेंट है। पिच ब्लैड अयस्क से यूरेनियम को प्राप्त किया था किसने? मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने अपने पति के सहयोग पियरे क्यूरी के साथ मिलकर इस पिच ब्लैड अयस्क से यूरेनियम को सर्वप्रथम प्राप्त किया था, याद रखिएगा। और यूरेनियम को आपको भंडार जो हैं कजाकिस्तान में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ प्रमुख धातुएं और उनके अयस्क हो गए हैं। एक बार इनको अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर डिटेल में करा दिया है। सिल्वर, चांदी के बारे में एक आपको अयस्क और याद रखना है जो यहाँ पर छूट रहा है, अर्जेंटाइट। क्या होता है? अर्जेंटाइट। ये भी चांदी का ही अयस्क है, अर्जेंटाइट, राइट। अब हम लोग कुछ मिश्र धातुएं के बारे में देखते हैं। मिश्र धातु जो अलग अलग अवयव घटकों से मिलकर बनी होती हैं, जैसे पीतल। पीतल जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रास, ये आपको याद रखना है। कभी कभी देवनागरी लिख में ही ऐसे पूछ दिया जाएगा ब्रास, कांसा को लिख दिया जाएगा ब्रॉन्ज। तो ये आपको याद रखना है। ब्रॉस क्या होता है? पीतल होता है। ब्रॉन्ज क्या होता है? कांसा होता है। अब पीतल बनता कैसे? पीतल एक मिश्र धातु है, अपने आप में कोई स्वतंत्र धातु नहीं है। ये कॉपर और जिंक से मिलकर प्राप्त होती है। पीतल में 70% आपको तांबा मिलेगा और 30% जिंक मिलता है। तो कॉपर और जिंक को मिलाकर जो है पीतल बनाया जाता है और इनका उपयोग आप जानते हैं पीतल के बर्तन बनाने में किया जाता है। कांसा जिसको कहते हैं ब्रॉन्ज, कांसे में आप देखेंगे कॉपर और एशियन यानी टिन होता है। तो कॉपर और टिन को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? कांसा बनाते हैं। और आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहां पर हम देखते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो हमको धातु प्राप्त हुआ था वो था तांबा। और इस कांस्य युगीन सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता में देखते हैं हमको टिन मिलता है, और टिन और तांबा को मिलाकर जो है कांसे की धातुएं बनाई जाती हैं जो आपको सिंधु सभ्यता में प्राप्त होती हैं, इसलिए हम उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो कांसा जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज किन तत्वों से मिलकर बना होता है? तो कॉपर और टिन से, राइट। कॉपर और टिन से, Cu और Sn से। और इस कांसे में कॉपर की मात्रा होती है 90% और टिन होता है 10%। कांसे से आप सिक्का, घंटियां जो होती हैं वो बर्तन आदि सभी बनाते हैं। जर्मन सिल्वर देख लीजिए। जर्मन सिल्वर बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर सिल्वर आपको देखने को कहीं नहीं मिलता है, और ये आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में कौन सा तत्व नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें एक सिल्वर का ऑप्शन जरूर होता है। तो याद रखिएगा जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। ये कॉपर, जिंक और निकेल से मिलाकर जो है बनाया जाता है, जिसमें कॉपर की मात्रा 60%, जिंक 20% और निकेल 20% होता है। तो जर्मन सिल्वर में तीन तत्व का ये अवयव घटक होता है, मिलकर बना होता है। तो कॉपर, जिंक और निकल, कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बनता है जर्मन सिल्वर। याद रखिएगा जर्मन सिल्वर में सिल्वर तत्व नहीं होता है, बिल्कुल इस बात को गांठ बांध लीजिए, और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं रोल गोल्ड। रोल गोल्ड में क्या होता है? कॉपर में एल्युमिनियम मिलाकर जो है रोल गोल्ड बनाया जाता है। सस्ते आभूषण बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। रोल गोल्ड में कॉपर 90% होता है, 10% उसमें एल्युमिनियम होता है। तो रोल गोल्ड में कौन से 2 धातु होते हैं? तो कॉपर और एल्युमिनियम, राइट। गन मेटल, गन मेटल में आप देखते हैं कॉपर होता है, जिंक होता है और टिन होता है। 90% कॉपर होता है, 2% जिंक और 8% टिन होता है, और इससे बनता है गन मेटल। तो तोप, गियर, बेरिंग जो होते हैं इन सभी को बनाने के लिए हम गन मेटल मिश्र धातु का यूज करते हैं। गन मेटल में कौन से 3 प्रमुख तत्व होते हैं? तो कॉपर, जिंक और टिन, राइट। उसी तरीके से आगे देखते हैं डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल में क्या होता है? कॉपर, जिंक और आयरन होता है। तो गन मेटल में कॉपर जिंक के साथ टिन मिला होता है, और डेल्टा मेटल में कॉपर जिंक के साथ आयरन मिला होता है। जहाजों के पंखा आदि बनाने में हम डेल्टा मेटल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मुंज मेटल। मुंज मेटल जो बनता है वो कॉपर और जिंक से मिलाने से बनता है। अभी हमने ऊपर देखा था पीतल के बारे में भी, पीतल के बारे में देखा था। पीतल भी कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, बस वहां पर अनुपात बदल जाता है। जो पीतल बनता है, पीतल जो बनता है वहां पर हमने देखा था कॉपर, यानी जिसको हम तांबा भी कहते हैं। तो तांबा यानी कॉपर और जिंक को मिलाकर हम पीतल बनाते थे। वहां पर कॉपर यानी तांबे की मात्रा थी 70%, जिंक था 30%। और यहाँ पर अगर आप अनुपात चेंज कर देते हैं, कॉपर
कर देते हैं 60% और जिंक कर देते हैं 40%, तो क्या बन जाएगा आपका मुंज मेटल बन जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है ये। डच मेटल में भी कापर और जिंक ही होता है, बस अनुपात बदला होता है। कापर की मात्रा 80% और जिंक की मात्रा कितनी होती है 20%, तो इससे बन जाता है डच मेटल। टांका आपसे पूछा जाता है टांका के बारे में। टांका में क्या होता है, टिन और लेड होता है, एसियन और पीबी होता है। जोड़ों में टांका लगाने में हम इसका उपयोग करते हैं, टांका, जिसका इंग्लिश में नाम होता है सोल्डर। तो आपसे पूछा जाता है सोल्डर या टांका किन दो तत्वों से मिलकर बना होता है, तो आप क्या बताएंगे, टिन यानी एसियन और पीबी, पीबी यानी लेड, राइट, लेड या जिसको हम कह सकते हैं सीसा, राइट। इस बात को आप याद रखिएगा। टांका या सोल्डर के संबंध में एक स्टेटमेंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो इसका गलनांक होता है वो लेड और टिन जिससे यह प्राप्त होता है उससे कम होता है, ये आपसे पूछा जाता है। यानी लेड और टिन के मुकाबले जो है ये कम ताप पर ही क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो याद रखिएगा, टांका जिसको हम सोल्डर कहते हैं इंग्लिश में, इसका गलनांक लेड और टिन के मुकाबले जो है कम होता है, बल्कि बनाया ये इन्हीं दोनों धातुओं से मिलकर जाता है। तो स्टेटमेंट में इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। इस्पात के बारे में देख लेते हैं। इस्पात लोहा और इसमें 0.1 से 1.5% कार्बन को अगर मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, इस्पात बन जाता है। तो इस्पात किन दो धातुओं से मिलकर बनता है, तो लोहा आयरन होता है और इसमें कार्बन होता है। कार्बन की मात्रा कम ही होती है, 0.1 से 1.5% तक होता है कार्बन। जब लोहे में आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, इस्पात बन जाएगा। एक होता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, इसमें क्या होता है, इसमें आयरन होता है मुख्य रूप से, इसके अलावा इसमें क्रोमियम, मैग्नीज, निकेल और कार्बन होता है। अब ये जो लोहे में जो अलग अलग तत्व मिले हैं इनके अलग अलग गुण होते हैं। तो इसमें 18% तक क्रोमियम और निकेल मिला होता है। क्रोमियम जो करता है ये जंगरोधी होता है, कठोरता प्रदान करता है, और इसके अलावा ताप प्रतिरोधी लोहे को जो है धब्बा रहित बनाने में इसका यूज करते हैं क्रोमियम का। तो क्रोमियम ताप प्रतिरोधी होता है, लोहे को धब्बा रहित बनाता है, यानी जंग नहीं लगने देता है। आप देखते हैं जो स्टेनलेस स्टील की वस्तुएं होती हैं उसमें जल्दी जंग नहीं लगती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्रोमियम मिला होता है, राइट। इसके अलावा जो निकेल होता है ये अनुचुंबकीय होता है। तो स्टेनलेस स्टील को जो अनुचुंबकीय बनाता है वो निकेल बनाता है। कार्बन क्या कर देता है, इस स्टेनलेस स्टील की जो है कठोरता को बढ़ाता है। इसके अलावा जो मैग्नीज होता है स्टेनलेस स्टील में, ये क्या करता है, ये भंगुरता को कम कर देता है, यानी जल्दी से उसको टूटने नहीं देता है, मजबूती प्रदान करता है। तो स्टेनलेस स्टील में ये आपको याद रखना है कि इसमें लोहा होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है, मैग्नीज होता है और कार्बन होता है। क्रोमियम स्टील को तापरोधी और धब्बा रहित बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, ये कठोरता भी बढ़ाता है। कार्बन भी कठोरता बढ़ाने का काम करता है। निकेल इसको अनुचुंबकीय बनाता है। मैग्नीज भंगुरता को कम करके इसको मजबूती प्रदान करता है। तो ये सारे फीचर्स भी आपको याद रखने होंगे, प्रश्न स्टेनलेस स्टील से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मिश्र धातु हमने ऊपर देख ही ली है। तो दो या अधिक धातुओं को मिलाने से बनता है। मिश्र धातु में धातु का होना आवश्यक होता है, धातु में अधातु को भी मिलाया जा सकता है। अब मिश्र धातु ठोस से ठोस का विलयन होता है। मिश्र धातु एक समांग मिश्रण है। मिश्र धातुओं का गलनांक उच्च होता है, गलनांक उच्च होता है। लेकिन एक हमने मिश्र धातु देखा था, क्या देखा था, टांका, या जिसको हम क्या कहते थे, सोल्डर कहते थे। इसका जो गलनांक होता है, जो इसका गलनांक होता है वो कम होता है जिन धातुओं से ये सोल्डर बनाया जाता है उनकी तुलना में, राइट। टांका किससे बनता है, तो टांका बनता है टिन और लेड से। और टिन और लेड की अपेक्षा जो है जो टांके का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो इस बात को आप यहाँ पर याद रखिएगा विशेष तौर पर। हालांकि सामान्यतः जो मिश्र धातु होते हैं उनके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। मिश्र धातु जिन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं उनमें उन पदार्थों का जो है गुण नहीं पाया जाता है, यानी वो पदार्थ बिल्कुल ही स्वतंत्र गुण प्रदर्शित करता है। जैसे कापर और जिंक से क्या बन गया, कापर और जिंक से बन गया पीतल। तो पीतल का जो है अलग गुण होगा इस कापर और जिंक की तुलनात्मक रूप से, अगर आप इनके गुणों की तुलना करेंगे। तो मिश्र धातु जिन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं उनमें उन पदार्थों का गुण आपको नहीं मिलेगा, इनमें जो है अलग गुण आ जाता है जब इन दोनों पदार्थों को आप मिलाते हैं, राइट। कुछ अन्य प्रमुख तत्वों के बारे में देख लेते हैं। जैसे कार्बन 14 अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो कार्बन 14 जो पूरा तत्व अवशेष अथवा जो फॉसिल्स होते हैं उनकी आयु निर्धारित करने के लिए रेडियो सक्रिय कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। सेक्रीन का निर्माण टाइलून से होता है, या श्वेत क्रिस्टली एरोमेटिक यौगिक है जो शर्करा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा होता है, किंतु इसमें कोई कैलोरी मान नहीं होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो साइक्रीन क्या है, साइक्रीन का निर्माण पहले तो किससे होता है, टालुइन से होता है। ये एक प्रकार की सिंथेटिक सुक्रोज होता है, और ये जो मीठा होता है वो सामान्यतः जो शर्करा होती है उससे 500
से अधिक गुना ये मीठा होता है, लेकिन इसका कोई कैलोरी मान नहीं होता है, इसका कोई कैलोरी मान नहीं होता है। तो याद रखिए जाएगा, सेक्रीन का निर्माण टॉल्यूइन से होता है, या श्वेत क्रिस्टली एरोमेटिक यौगिक होता है जो शर्करा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा होता है, किंतु इसका कोई कैलोरी मान नहीं होता है। फास्फीन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने के लिए किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि समुद्री यात्रा के दौरान सिग्नल देने के लिए हम फास्फीन गैसेस का यूज करते हैं। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ से बने एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है, यानी जो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ होते हैं उनको बनाने में हम एथिल एसीटेट का यूज किया जाता है। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन सभी तथ्यों को यहाँ पर हमारे लिए बताना जरूरी हो जाता है। अगर फिर से दोबारा पूछ लिया जाए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ को बनाने में हम एथिल एसीटेट का यूज करते हैं। सौर सेल जो होता है, सौर सेलों में सीजियम का उपयोग करते हैं। समुद्री घास में आप जानते हैं आयोडीन होता है, पूछा जाता है, तो समुद्री घास में आयोडीन होता है। दूध पायस कोलाइडी तंत्र का एग्जाम्पल है। इसके बारे में हमने पीछे भी चर्चा की थी अपनी क्लास में, जब हमने विलयन विलायक विलेयता के बारे में पढ़ाया था। यदि दूध से क्रीम निकाल देते हैं तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूध से जब आप क्रीम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका घनत्व बढ़ जाएगा। अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, सोचते हैं कि हम दूध से जब क्रीम निकाल लेंगे तो उसकी डेंसिटी जो है दूध की कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर अपोजिट होता है। अगर आप दूध से क्रीम निकालेंगे तो दूध की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। तो जो आप अस्पतालों में सिलेंडर देखते हैं ऑक्सीजन के, तो उसमें ऑक्सीजन के साथ में हीलियम भी मिला हुआ होता है। तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है जो आपको अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त सिलेंडर दिखाई देते हैं। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। हमने पीछे बताया था सोडियम पोटेशियम, क्योंकि ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। नमी और वायु में ये बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। इसके कारण क्या होता है, इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि मिट्टी के तेल में जो पानी की प्रेजेंस होती है वो नहीं होती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम को हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। सोडियम पोटेशियम जो होते हैं वो अत्यधिक मुलायम होते हैं, इसलिए इनको हम चाकू से काट सकते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला स्टेटमेंट होता है। रेडान गैसीय तत्वों में सबसे भारी होता है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को आइल ऑफ रेट्रॉयल भी कहते हैं। और जो आप बैटरियों में जो तेजाब डालते हैं वो बेसिकली H2SO4 ही होता है। याद रखिएगा, H2SO4 का उपयोग हम बैटरियों में डालने वाले तेजाब में करते हैं, और H2SO4 को हम ऑयल ऑफ रेट्रॉयल कहते हैं। ये आपसे पूछा जाता है। कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुलनशील सिलिकेट बनाता है। इसी कारण हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जाता है। ये आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है कांच में क्या बनाता है घुलकर, तो सिलिकेट बनाता है। इसलिए हम हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को कांच के बर्तनों में भंडारित नहीं करते हैं। प्रत्येक अयस्क खनिज है, परंतु प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं होता है। इस चीज को याद रखिएगा। अयस्क एक रॉक सिस्टम का हिस्सा होता है जिसमें कई सारे धातु और खनिज आपको मिल सकते हैं। तो एक बड़ा गोला हो सकता है अयस्क, और इस अयस्क में जो है खनिज उपस्थित हो सकता है। तो जितने भी खनिज होंगे, तो खनिज जो होता है वो बेसिकली अयस्क से ही आपको प्राप्त होता है। तो सभी खनिज तो अयस्क होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी अयस्क भी खनिज हों। इस चीज को आप याद रखिएगा। ग्लिसरॉल को वसी अम्ल के साथ मिलाने पर आपको लिपिड प्राप्त होता है, लिपिड बनता है। अब कुछ तो सामान्य तत्व और उनके कुछ लैटिन नाम है जो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे सोडियम का जो लैटिन नाम है वो नाइट्रियम है, जिसका संकेत क्या है, Na होता है। तांबा जिसको हम कॉपर कहते हैं, इसका जो लैटिन नाम है वो क्या है, क्यूप्रम है, और इसका संकेत क्या होता है, Cu। पोटेशियम जिसका लैटिन नाम है कैलियम, और इसका संकेत K होता है। इसलिए तो तत्व तो पोटेशियम है, तो पोटेशियम को हम K से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसका जो लैटिन नाम है वो क्या है, कैलियम है। चांदी का जो लैटिन नाम है वो क्या है, अर्जेंटम है, और इसीलिए हम इसको Ag से डिनोट करते हैं। लोहे का जो लैटिन नाम है वो क्या है, फेरम है, इसलिए हम इसको Fe से डिनोट करते हैं। सोना यानी गोल्ड, इसका लैटिन नाम होता है औरम, और इसीलिए हम इसको Au से डिनोट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उपधातुओं के बारे में हमने पहले ही पीछे बता दिया था। उपधातु जो कि एक प्रकार के क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं, जिनके एग्जाम्पल बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्यूलेरियम, ये सभी क्या हैं, उपधातु हैं, और उपधातुओं को ही हम अर्धचालक कहते हैं। हमने पीछे क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरणों को हम स्केलेटल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में हमने इस चीज को बताया था, यहाँ भी एक बार समझ लीजिए। स्केलेटल केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो इसको हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी जो रिएक्टेंट्स में आप देखेंगे, रिएक्टेंट्स में आप जितने तत्व देखेंगे उतने तत्व आपको प्रोडक्ट में नहीं दिखेंगे। अनबैलेंस ये रिएक्शन होता है। जैसे Mg का एक तत्व और ऑक्सीजन
को आप अगर रिएक्ट कराते हैं, यानी मैग्नीशियम को आप जलाते हैं, जलाने के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य होता है, तो आपको क्या मिलता है, मैग्नीशियम जब जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, 2 MgO मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो रहा है लेकिन Mg जो है वो बैलेंस नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की हम रिएक्शन को असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको हम स्केलेटल केमिकल रिएक्शन या कंकाल रासायनिक समीकरण भी कहते हैं, राइट। आयनिक यौगिक के क्या गुण होते हैं, आपसे ये पूछा जा चुका है। तो आयनिक यौगिक ये ठोस सॉलिड होते हैं, यानी ये सॉलिड होते हैं आयनिक यौगिक, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। ये गलित अवस्था में तथा जलीय विलयन में आयनों द्वारा धारा उत्पन्न करने के कारण विद्युत के चालक होते हैं। इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं। इस चीज को याद रखना, जो आयनिक यौगिक होंगे वो पानी में तो घुलेंगे लेकिन पेट्रोल में अघुलनशील होंगे, पेट्रोल में नहीं घुलेंगे। वास्तविक गैसों के लिए तापमान बहुत ज़्यादा कर दें तथा दाब बहुत कम कर दें तो उनके अणु दूर दूर हो जाएंगे, जिससे वे गैस परफेक्ट गैस के नियम का पालन कर सकते हैं। तो कोई गैस परफेक्ट गैस के नियम का पालन कब करती है, जब वास्तविक गैस के लिए तापमान बहुत ज़्यादा कर देते हैं और दाब बहुत कम कर देते हैं, तो जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर हो जाते हैं और इस स्थिति में वे गैसेज परफेक्ट गैस के नियम का पालन कर सकती हैं, राइट। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब वायुमंडलीय दाब को एक बार कम कर दिया जाता है तो यह सीधे ठोस अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, राइट। तो याद रखिएगा, ठोस CO2 को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। शुष्क बर्फ क्या होती है, शुष्क बर्फ क्या होती है, ठोस CO2। ठोस CO2 को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं, क्योंकि जब वायुमंडलीय दाब को एक बार कम कर दिया जाता है तो यह सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए हम शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं, ठोस CO2 कहते हैं, राइट। ठोस CO2 कहते हैं क्योंकि CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक प्रकार की। तो शुष्क जो बर्फ है एक सॉलिड फॉर्म है, ये बर्फ क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन जब वायुमंडलीय दाब आप एक बार कम कर देते हैं तो ये शुष्क बर्फ जो सॉलिड फॉर्म में होती है सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ठोस CO2 कहते हैं। तो याद रखिएगा, शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं, ठोस CO2, राइट। रूम टेम्परेचर पर CO2 कैसी होती है, गैसीय अवस्था में होती है। टाइटेनियम धातु को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। ये आपसे पूछा जाता है कि आश्चर्यजनक तत्व वंडर एलिमेंट्स कौन है, तो टाइटेनियम धातु, राइट। बैटरी के बारे में आपसे पूछा जाता है। बैटरी आप जानते ही हैं, तो बैटरी रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। इसमें H2SO4 होता है, आप जानते हैं, जैसे हमने आपको बताया ही, सल्फ्यूरिक एसिड इसमें होता है। बैटरी में जो तेजाब आप डालते हैं व्हाइट कलर का, वो बेसिकली H2SO4 ही होता है। दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन से बैटरी बनती है। दो प्रकार की होती है, एक प्राथमिक बैटरी, दूसरी होती है द्वितीयक बैटरी। तो ऐसी बैटरियां जो एक बार ही यूज करते हैं, पुनः उनको हम अवशेषित या चार्ज नहीं कर पाते, उनको कहते हैं हम प्राथमिक बैटरी। द्वितीयक बैटरी ऐसी बैटरियां होती हैं जो पुनः अवशोषित करके जो है उनको हम दोबारा से चार्ज कर लेते हैं। जैसे आप घड़ी वगैरह में जो आप बैटरी या सेल देखेंगे वो कैसी होती है, प्राथमिक बैटरी होती है, एक बार यूज होती है, फिर उनको दोबारा आप चार्ज करके इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो खराब हो जाती हैं। लेकिन कुछ बैटरियां होती हैं रिचार्जेबल होती हैं, एक बार खत्म होती है फिर उनको आप चार्ज करके फिर उनका जो है आप इस्तेमाल करते हैं। SiO2 सिलिका जो है वो घुलनशील होता है किसमें, HF में, हाइड्रोजन फ्लोराइड में। और इसीलिए हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन फ्लोराइड को कांच के बर्तनों में नहीं रखते हैं, क्योंकि वो घुलकर सिलिकेट बनाता है, राइट। अब हम कुछ मानव निर्मित पदार्थ देखेंगे और जिसमें सबसे पहले प्रमुख विस्फोटकों के बारे में देख लेते हैं। मानव निर्मित पदार्थों में सबसे पहले हम कुछ प्रमुख विस्फोटक देख लेते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो डायनामाइट सबसे पहले देखते हैं डायनामाइट के बारे में। इसका आविष्कार किसने किया था, तो 1967 में अल्फ्रेड नोबेल ने इसका इस्तेमाल किया था, आपसे पूछा जाता है। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, अल्फ्रेड नोबेल ने। एक प्रकार के विस्फोटक पदार्थ है। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह हम सोडियम नाइट्रेट का यूज करते हैं। तो नाइट्रोग्लिसरीन और सोडियम नाइट्रेट ये दोनों ही विस्फोटक पदार्थ हैं। नाइट्रोग्लिसरीन का यूज हम डायनामाइट बनाने में करते थे, लेकिन अब आधुनिक टाइम में जो है हम नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का यूज करते हैं डायनामाइट बनाने में। डायनामाइट की खोज किसने की थी, अल्फ्रेड नोबेल ने। ट्राइनाइट्रोटाल्विन TNT, यह टाल्विन के सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 की क्रिया से बनाया जाता है। इसकी विस्फोटक गति जो है वो 6900 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो TNT ट्राइनाइट्रोटाल्विन भी क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है, एक विस्फोटक पदार्थ है। ट्राइनाइट्रोफिनाल भी विस्फोटक पदार्थ है, इसे पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं, याद रखिएगा। पिक्रिक एसिड किसको कहते हैं, ट्राइनाइट्रोफिनॉल को कहते हैं, TNP को कहते हैं, राइट, TNP को कहते हैं। यह फिनाइल एवं सांद्र HNO3 अम्ल की क्रिया से बनाया जाता है। TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को हम क्या कहते हैं, TNG। और ये
नोबेल तेल भी कहलाता है, नोबेल तेल, ये भी आपको याद रखना है। इसे नोबेल तेल भी कहा जाता है, या एक रंगहीन तैलीय द्रव है। यह डायनामाइट बनाने के भी काम आता है। सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड की ग्लिसरीन के साथ अपक्रिया करा के जो है हम TNG प्राप्त करते हैं। तो सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र HNO3 के साथ आप ग्लिसरीन मिला देंगे, ग्लिसरीन की आप अपक्रिया कराएंगे तो आपको ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन मिलता है, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन मिलता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्लिसरिल ट्राई नाइट्रेट जिसको हम कहते हैं, और इसको हम नोबेल तेल के नाम से भी जानते हैं, और ये एक प्रकार का क्या है, विस्फोटक पदार्थ है। नेक्स्ट है RDX। RDX भी आप जानते हैं, ये भी विस्फोटक पदार्थ है, और RDX को हम साइक्लोनाइट भी कहते हैं। आइडियस को हम साइक्लोनाइट भी कहते हैं। यूएसए में इसको साइक्लोनाइट्स कहते हैं, जर्मनी में हेक्सोजन कहते हैं, और इटली में T4 के नाम से जानते हैं। तो साइक्लोनाइट्स आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो RDX रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। इस विस्फोटक को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानते हैं। बेसिकली यूएसए में इसको साइक्लोनाइट कहते हैं, इसे जरूर याद रखिएगा। जर्मनी में हेक्सोजन, ये भी RDX ही है, जो जर्मनी में हेक्सोजन के नाम से जाना जाता है, और इटली में T4 के नाम से जानते हैं। RDX में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम चूर्ण को मिलाया जाता है। ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है कि RDX में तापमान और आग की गति को बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाया जाता है। RDX की खोज किसने की थी, तो हेस हेनिंग ने की थी। एक जर्मन साइंटिस्ट है हेस हेनिंग, जिन्होंने RDX की खोज की थी शुद्ध सफेद दानेदार पाउडर के रूप में, राइट। बारूद, जिसको हम गन पाउडर कहते हैं, जिसकी खोज की थी रोजर बेकन ने। इसको बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। तो बारूद बनाने में किसका यूज किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। रोजर बेकन ने बारूद की खोज की थी। साबुन एक उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है। साबुन क्या है, साबुन उच्च वसा अम्लों का एक सोडियम लवण है। साबुन या अपमार्जक, जिसको हम कहते हैं सर्फ भी, तो साबुन या अपमार्जक को जब जल में घोला जाता है तो यह जल के पृष्ठ तनाव को क्या करता है, घटा देता है। ये चीज याद रखिए, पृष्ठ तनाव को जब ये घटा देता है तो जो पानी होता है वो कपड़े के रेशे में अच्छी तरीके से घुल जाता है, और कपड़े की गंदगी को क्या करता है, साफ कर देता है। यह जल के पृष्ठ तनाव को क्या करता है, घटाता है, जिस कारण कपड़ा जो है आसानी से साफ हो जाता है। याद रखिएगा, साबुन या डिटर्जेंट का पानी में उत्पन्न झाग एक गुच्छे के समान इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम माइसेल कहते हैं। साबुन बनाते समय इसमें नमक का प्रयोग करते हैं, जिससे कि इसका गलनांक जो है वो घट जाता है। याद रखिए, साबुन बनाते समय इसमें हम नमक का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इसका गलनांक क्या हो जाए, वो घट जाए। एक अच्छे साबुन में नमी 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अच्छे साबुन में क्षार नहीं होता है, उपयोग के बाद इसमें दरार नहीं आती है, और अल्कोहल में ये घुलनशील होता है, इसे आप याद रखिएगा। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है, जबकि डिटर्जेंट कठोर जल के साथ आसानी से झाग दे सकता है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। डिटर्जेंट और साबुन में बेसिक डिफरेंट होता है कि साबुन जो है वो कठोर जल यानी D2O के साथ झाग नहीं देगा, वहीं जो डिटर्जेंट होता है ये कठोर जल के साथ भी झाग देता है। साबुन में सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट मिलाकर इसका पाउडर बनाया जाता है, तब यह डिटर्जेंट के समान कार्य करने लगता है। तो जब साबुन में आप सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट मिला देते हैं तो जो है ये डिटर्जेंट के समान जो है फिर कार्य करने लगता है। हजामत बनाने वाले जो साबुन होते हैं, इसमें कास्टिक पोटास को अधिक झाग देने के लिए उसमें रेजिन मिलाया जाता है। तो हजामत बनाने वाले साबुन जो कास्टिक पोटास होता है उसमें हम रेजिन मिलाते हैं ताकि अधिक झाग उत्पन्न करे। यह झाग जल्दी ना सूखे, और जल्दी ना सूखे इसलिए इसमें हम ग्लिसरॉल भी मिला देते हैं, राइट। तो हजामत यानी नाई की दुकान में जो साबुन आप देखेंगे वो बेसिकली क्या होता है, कास्टिक पोटास होता है, और वो अधिक झाग दे इसलिए उसमें क्या रेजिन मिलाते हैं, रेजिन मिलाते हैं। और झाग आसानी से जल्दी से सूखे नहीं, और तो सूखे नहीं इसके लिए हम ग्लिसरॉल मिलाते हैं। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। प्रश्न आपके एग्जाम में इसी तरीके से प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हम फैक्ट आपको बता रहे हैं यहाँ, जो आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। सीमेंट के बारे में देख लेते हैं। सीमेंट चूना पत्थर या खड़िया को लाल मिट्टी या सैलो के साथ, जो अन्य रॉक सिस्टम होता है उसके साथ अगर आप खूब गर्म करोगे तो आपको सीमेंट प्राप्त होगा। सीमेंट उत्पादन संयंत्र को चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा, सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर की आवश्यकता होती है, चिकनी मिट्टी की, और साथ ही जिप्सम की आवश्यकता होती है। सीमेंट में मुख्य रूप से कैल्शियम सिलिकेटों और एल्युमिनियम सिलिकेटों का मिश्रण होता है, जिसमें जल मिलाने पर क्या करता है, ये मिश्रण को क्या करता है, जमा देता है। मिश्रण को ये जमाने का इसमें गुण होता है, कैल्शियम सिलिकेट और एल्युमिनियम सिलिकेट। इसीलिए सीमेंट में मुख्य रूप से कैल्शियम और एल्युमिनियम सिलिकेटों को मिलाया जाता है। सीमेंट में 2 से 5% तक जिप्सम, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × 2H2O।
इसको मिलाने का उद्देश्य क्या होता है? सीमेंट के प्रारंभिक जमाव को धीमा करना और सीमेंट धीमे-धीमे जमाव में उसका अत्यधिक सुदृढ़ीकरण करना। तो सीमेंट में जो जिप्सम मिलाया जाता है बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है सीमेंट को जो है प्रारंभिक जमाव को धीमा करना। इसीलिए आप देखते हैं सीमेंट जैसे-जैसे टाइम होता है वैसे-वैसे सीमेंट की जो जमाव की जो सुदृढ़ता होती है वो अधिक हो जाती है। इसमें का एक कारण होता है उसमें मिलाया गया जिप्सम, राइट? तो जिप्सम 2 से 5% होता है सीमेंट में। उद्देश्य क्या होता है? सीमेंट को प्रारंभिक जमाव को धीमा करना और सीमेंट धीमे-धीमे जो है जमाव में उसका अत्यधिक सुदृढ़ीकरण करते जाना, यानी समय के साथ-साथ जो है उसका जमाव जो है वो और अधिक मजबूत हो, इसके लिए हम जिप्सम का यूज़ करते हैं। उर्वरकों के बारे में देख लेते हैं। फर्टिलाइजर, मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जो मृदा की उपजाऊता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, वो क्या होते हैं? फर्टिलाइजर होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, जिसमें मुख्यतः नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है, जैसे यूरिया। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला याद रखिएगा, NH2CONH2। NH2CONH2 ये यूरिया का केमिकल फॉर्मूला है। इसमें 46% नाइट्रोजन होती है, एमाइड के फॉर्म में ये होता है। CONH2 अगर किसी में लग जाता है तो इसका मतलब वो क्या है? एमाइड है, राइट? तो यूरिया NH2CONH2 और इसमें नाइट्रोजन 46% होती है। अमोनिया सल्फेट, ये भी नाइट्रोजन का उर्वरक है, अमोनिया सल्फेट। और ये अमोनियम सल्फेट जो है आलू की फसल के लिए अच्छा माना जाता है। नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अमोनिया सल्फेट का प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है, तो याद रखिएगा अमोनिया सल्फेट का उपयोग जो है वो चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम साइनामाइट ये अन्य कुछ एग्जाम्पल हैं नाइट्रोजन उर्वरक के। पोटेशियम की उर्वरक देख लेते हैं। पोटेशियम के उर्वरकों में पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड ये सभी आएंगे। फास्फोरस के उर्वरकों में सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, फास्फेटी धातुमल। सुपर फास्फेट को हड्डियों को पीसकर जो है बनाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि सुपर फास्फेट को हड्डियों को पीसकर जो है बनाया जाता है, राइट? तो हमने यहाँ पर प्रमुख फर्टिलाइजर भी देख लिए। प्रमुख फर्टिलाइजर बेसिकली नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के होते हैं। 4:1 के अनुपात में ये होता है फर्टिलाइजर का अनुपात। 4 इसमें 4% नाइट्रोजन, 2% पोटेशियम और 1% क्या होता है? फास्फोरस, राइट? कांच के बारे में देख लेते हैं। साधारण कांच सिलिका यानी SI2 सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सल्फेट का ठोस विलयन होता है, मिश्रण होता है। यानी कांच का कोई इंडिविजुअल केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है, ये कई तत्वों से मिलकर बनता है, जिसमें मुख्य रूप से सिलिका होता है और उसके अलावा सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट भी होता है। इन सभी का मिश्रण ही क्या कहलाता है? कांच कहलाता है। कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में रेत, सोडा और क्वार्टाइज का प्रयोग किया जाता है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशीतित द्रव है, इसलिए कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है और ना ही उसका कोई निश्चित गलनांक होता है। तो ये आपको याद रखना है कि कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशोषित क्या है? लिक्विड है, अद्रव है, और इसीलिए कांच की क्रिस्टलीय संरचना कोई नहीं होती है और ना ही कोई इसका निश्चित गलनांक होता है। इस तथ्य को याद रखिएगा, प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशीतित द्रव है, कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती इसलिए, और ना ही इसका कोई निश्चित गलनांक होता है। कांच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र भी नहीं होता है, क्योंकि कांच जो है एक प्रकार का मिश्रण है, कोई यौगिक नहीं है, और इस मिश्रण में सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट होता है, राइट? साधारण कांच का औसत संघटक जो होता है उसमें आप देखेंगे Na2CiO2 CaSi3 × 4SiO2 ये साधारण कांच का औसत संघटक है। तो ये आपको याद रखना है कि कांच का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है, क्योंकि ये कोई यौगिक नहीं है, बल्कि ये कुछ तत्वों का, कुछ यौगिकों का मिश्रण होता है, जिसमें मुख्य रूप से सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट होता है, राइट? कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए फ्लोरीन का उपयोग किया जाता है। फ्लोरीन का उपयोग कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए करते हैं। आप देखते होंगे कांच के ऊपर अलग अलग तरीके के चित्र डिजाइन बने होते हैं, उसमें बेसिकली हम फ्लोरीन का उपयोग करके वो चित्र बनाते हैं। फोटोक्रोमेटिक कांच सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है। पूछा जाता है, याद रखिएगा, फोटोक्रोमेटिक कांच जो होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति में धूप में स्वतः काला हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ मिश्रित पदार्थ है और उनके कांच के रंग है, जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड जो होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड जिसका रंग कैसा होता है? गहरा नीला। तो नीले कलर का अगर आप कभी कांच देख रहे हैं इसका मतलब क्या हो? कोबाल्ट ऑक्साइड है। फेरिक ऑक्साइड का भूरा रंग, क्रोमिड ऑक्साइड का हरा रंग होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का लाल रंग और कैडमियम सल्फेट का पीला रंग। कांच के कुछ प्रकार हैं और उनके कुछ उपयोग हैं, जैसे जो फ्लिंट कांच होता है ये आपसे पूछा जाता है, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। फ्लिंट कांच कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब बनाने में यूज किया जाता है। पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण में किया जाता है। सोडा कांच, ट्यूबलाइट, बोतलें प्रयोगशाला के उपकरण में सोडा कांच का यूज करते हैं। क्रुक्स कांच धूप के चश्मों के लेंस बनाने में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्रुक्स कांच आपसे पूछा जाता है कि धूप के चश्मों के लेंस बनाने में किस तरीके के कांच का यूज करते हैं, तो क्रुक्स कांच का, क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है।
पोटास कांच, अत्यधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन व प्रायोगिक उपकरणों में पोटास कांच का यूज करते हैं। और जो प्रकाशीय कांच होता है, चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप व प्रिज्म बनाने में हम इस तरीके की कांच का यूज करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कांच के प्रकार हैं और उनका उपयोग है, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हमने कई इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर डिस्कस किया है। क्लास को अब हम यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में। जब तक आप लोग पढ़ते रहें, जहां हैं वहां सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। बाकी जो बच्चे 70 बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस संकल्प बैच से जुड़ सकते हैं, जिसकी फीस केवल 499 है। 6306473800 हमारा नंबर है।